नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारी एग्जाम्स अब लाइनअप हो चुकी है। कल यूपीपीएससी 2025 यूपीपीसीएस प्री 2025 का कैलेंडर, जिसे कैलेंडर कहते हैं, वो कैलेंडर जारी हो चुका है, राइट, रिलीज हो चुका है, ऑलरेडी रिलीज यूपीपीएससी प्री 2025 का। और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यूपीपीएससी के लिए खास करके पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे बिल्कुल दरखास्त है, आप इन क्लासेस को रेगुलर लीजिए। करंट अफेयर के वो सारे हिस्से जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस से रिलेटेड होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इश्यूज, ऐसी घटनाएं, ऐसा व्यक्ति निधन, सब कुछ वो हर चीज़ हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, क्रॉनिकल का नाम ही अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि वो उसकी अपनी एक टीम है, पूरी की पूरी एक टीम है जो रिसर्च एंड एनालिसिस पे काम करती है। और इतने दशकों से पत्रिका के माध्यम से भी आप कई सारे अफसर जो है आज हजारों लाखों छात्रों के साथ साथ हजारों सफल अभ्यर्थी भी इस मैगजीन के थ्रू गुजरे हुए हैं। तो ये उसी मैगजीन क्रॉनिकल पत्रिका का यूट्यूब चैनल है, क्रॉनिकल इंडिया। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से अब करिए। कैलेंडर आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और आने वाले और राज्य के एग्ज़ाम जैसे एमपीपीएससी है, बिहार है, इन सभी के सभी एग्ज़ाम्स लाइनअप हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को अब हम बहुत अच्छे से पुष्ट करेंगे और देखेंगे। बहुत अच्छी खबर मैं आपको लेके आया हूँ, जैसे यूनिसेफ की रिपोर्ट है। मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कई सारी रिपोर्ट, मगर ये रिपोर्ट्स बहुत खास रिपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट बेसिकली बच्चों पर, जो स्कूल व्यवधानों के ऊपर दी गई है। मैंने बच्चों वाला तो आपको पढ़ाया ही था एक, कि किस तरह से बच्चों को लेकर रिपोर्ट आई थी, गाजा के बच्चे, यहाँ वहाँ सब, जैसे भारत में बच्चे, मतलब बच्चों के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है उसकी। अब ये जो रिपोर्ट है ये क्लाइमेटिक चेंज के कारण स्कूल पर कैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है, स्कूली शिक्षा कैसे बाधित हो रही है, इसका सारा लेखा जोखा इस रिपोर्ट में दिया गया है। अभी तो भारत यानी पूरे विश्व भर के जितने भी बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर, तो वो चाहे हीट वेव हो, वो चाहे हेवी रेन हो, वो चाहे जैसे अपने दिल्ली में जो आपने देखा होगा कि जब बहुत ठंड बढ़ जाती है तो स्कूल बंद करना पड़ता है, प्रदूषण जब बहुत बढ़ जाता है तो स्कूल बंद करनी पड़ती है। तो एज अ नेशन ये कितनी इट्स रियली शेमफुल थिंग फॉर अस व्हेन वी क्लेम कि वी आर गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स एक्चुअली और फ्यू इयर्स एंड बट आज भी हम प्रदूषण के कारण स्कूल को बंद करने की हमारे ऊपर नौबत आती है, और वो भी देश की राजधानी में। तो ये सारी चीज़ों को ये रिपोर्ट बहुत अच्छे से एड्रेस करती है, और ना कि भारत पर की दुनिया भर में कि युद्धजन्य परिस्थिति हो या और चीज़ों को लेकर ये सारी बात कर रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यानी यूनिसेफ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यूनिसेफ की ये लर्निंग इंटरप्ट 2024, लर्निंग इंटरप्ट मतलब शिक्षा में बाधा जितनी हुई है जलवायु संबंधी, क्लाइमेट के संदर्भ स्कूल व्यवधानों का एक वैश्विक रिपोर्ट है। ये स्कूल व्यवधान, जितने भी क्लाइमेटिक रीजंस के कारण स्कूल बंद हुआ है, क्लाइमेटिक रीजंस के कारण स्कूलों के शेड्यूल में बदलाव हुआ है, उन सभी चीज़ों को ये रिपोर्ट एड्रेस करती है। रिपोर्ट का नाम क्या है? लर्निंग इंटरप्ट ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल डिसरप्शन इन 2024। दिस इज द रिपोर्ट, राइट। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप देखिएगा जरूर। और ये रिपोर्ट 24 जनवरी को आई है, 24 जनवरी 2025 को। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिन होता है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर यह रिपोर्ट जारी की गई, राइट। ये इसी दिन जो है ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ओके, 2024 में जलवायु खतरों के कारण 7 में से कम एक छात्र की स्कूली शिक्षा बाधित हुई। आउट ऑफ 7 अगर बात करें, 7 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा है जिसकी स्कूल शिक्षा
इन सभी खतरों के कारण, ये जितने भी खतरे हैं जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, इन खतरों के कारण एक स्टूडेंट 7 में से 1 विद्यार्थी की स्कूली शिक्षा बाधी हुई है। दुनिया भर के स्कूल अगर स्टूडेंट्स को हम गिन लें, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि भाई वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक, राइट, मतलब खास करके छोटे बच्चों के स्कूल पर जैसे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है या विजिबिलिटी कम होती है तो छोटे बच्चों की ही स्कूल ज़्यादातर बंद की जाती है। छोटे बच्चों का मतलब यहाँ ये आशय होता है, मतलब ये है कि जो केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, 1st, 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड और 6 से लेके फिर 7वीं 8वीं तक, फिर 8वीं से लेके 10वीं तक, इस तरह से, और उसमें 11वीं 12वीं भी मिलाया जाता है। तो ये टोटल माध्यमिक शिक्षा तक, उच्च माध्यमिक शिक्षा तक अगर हम बात करें तो कम से कम 242 यानी 242 मिलियन छात्रों को 2024 में जलवायु की घटना, क्लाइमेटिक एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है स्कूल में व्यवधान का अनुभव हुआ है। मतलब क्लाइमेटिक चेंज के कारण, क्लाइमेटिक रीजंस, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस देयर इज अ 242 मिलियन बच्चों को, मतलब इतने करोड़ों बच्चों को जो है आपको स्कूल में इन तरह खतरों के कारण स्कूल, एक तो उनको जाना ना पड़ा, या स्कूल आधे से ही स्कूल से वापस आना पड़ा, या कई सारे जो उनके क्लासेस होते हैं, दिन भर की जो पीरियड्स होते हैं, उन पीरियड्स को कम करने पड़े। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने ये जो रिपोर्ट है ये क्या कर रही है भाई, जनवरी से दिसंबर 2024, एक पूरे साल का ये डेटा है। और कितने देश शामिल हैं? 85 देश। 85 देशों में जलवायु खतरों के कारण जितने भी देश विशिष्ट स्कूल व्यवधानों का विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये कोई इक्का दुक्का देश को लेकर ये रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, ये 85 देश, बहुत बड़ी बात होती है। और ये यूनिसेफ ही कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े संसाधन, रिसोर्स, पैसा हर किसी के पास, किसी आम एनजीओ के पास इतना पैसा है नहीं। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ही ये काम कर सकती है। 119 जैसे 119 जलवायु खतरों की पहचान की गई है, ऐसे खतरे जिनकी पहचान की गई है जिसके कारण स्कूल में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। 119 ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे खतरे हैं जिसमें हीट वेव हो, ठंड ज़्यादा पड़ी हो, या विजिबिलिटी कम हो, या बर्फबारी हुई हो, आग लगी, मतलब कई सारे ऐसे 119 ऐसे कैटेगरीज है जिनके कारण, ऐसे खतरे हैं जिनके कारण स्कूल में व्यवधान पैदा हुए। स्कूल में व्यवधान का मतलब क्या है? स्कूल डिसरप्शन। व्हाट इज द स्कूल डिप्रेशन? व्हाट इज द स्कूल डिसरप्शन? इसकी व्याख्या क्या है? स्कूल व्यवधान, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्कूल व्यवधान, मतलब उसमें बाधा होना। ऐसी घटना के रूप में इसको परिभाषित किया गया जो, देखिए ऐसी घटनाएं, ये जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम, मेंस में या ऐसे में इस तरह के लिखना पड़े, या आपको किसी इंटरव्यू में बताना पड़े, तो ये जो परिभाषा है ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाला, कि जो नियमित स्कूल की गतिविधियों को निलंबित कर देती है। जो नियमित स्कूल की गतिविधि होती है, जो मान लीजिए कोई स्कूल सुबह 7 बजे या 8 बजे शुरू होता है, तो जाते ही वहाँ प्रार्थना होती है, प्रिफेस होता है या प्रतिज्ञा होती है, फिर पहला क्लास शुरू होगा भाई, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु या अंग्रेजी, पीटी, जो भी होगा, वो जो पूरी दिन भर की अपनी एक शेड्यूल है, वो शेड्यूल को बाधित होना या निलंबित कर देना, यानी रोक देना पड़े, ऐसी सिचुएशन को स्कूल डिसरप्शन या स्कूल व्यवधान कहा जाता है। इसमें अब जो ये स्कूल डिसरप्शन, इसमें क्या क्या आता है? स्कूल को बंद कर देना पड़ा, या स्कूल की जो समय सारणी है उसमें बदलाव करना पड़ा, या ऐसे जो नियमित रूप का जो कार्य है उसकी समय में कमी आई। मैंने कहा ना, जैसे एक स्कूल, मान लीजिए कोई स्कूल अगर 4 घंटे चलता है, उसे सिर्फ 2 घंटे चलाना पड़ा, 3 घंटे चलाना पड़ा, या बंद रखना पड़ा। ये इस तरह की सारी सिचुएशंस इसमें शामिल होती है। छुट्टियों की शुरुआत में देरी, राइट, समय से पहले कर देना। मान लीजिए अब छुट्टियां लगने वाली है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिसमस की छुट्टियां लगने वाली है, अब वो लगती है 25 दिसंबर को। अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूं तो मान लीजिए दिल्ली में 15 दिसंबर से बहुत घनी, मतलब अच्छे से ठंड आ जाती है। अब हालांकि
पिछले साल तो बहुत हुई थी, इस साल उतनी ठंड हुई नहीं दिल्ली में। मगर अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए 25 को क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली थी जो 31 दिसंबर तक चलने वाली है। अब दिल्ली में ठंड 15 तारीख से बहुत कड़ाके की पड़ने लगी, तो इसके कारण छुट्टियां पहले ही अनाउंस कर दी कि नहीं भाई 25 से नहीं, आपको 20 से ही छुट्टी अब। तो ये वाला रीजन, साथ ही साथ स्कूलों को फिर से खोलने में देरी, माने स्थगित करना पड़ा। अब स्कूल खुलने वाले थे 1 जनवरी को, पता चले 1 जनवरी में बर्फ पड़ने लग गई, तो उसके कारण स्कूल बंद। इस तरह से ये सारे जलवायु के जितने भी खतरे हैं उनके कारण स्कूल या कक्षाओं में बदलाव जब होगा, जो भी बदलाव होगा, चाहे अब ये तो कोरोना से जो ऑनलाइन परीक्षाएं भी, ऑनलाइन क्लासेस भी हम लेने लग गए, बट फिर भी स्कूल ना जाना उसी में ये स्कूल व्यवधान में शामिल हो जाएगा, भले स्कूल चलती रहे, राइट। अब सबसे बड़े जो 119 खतरे हैं, उन 119 खतरों से या चैलेंजेस में से सबसे बड़ा खतरा है हीट वेव। अब देखिए जैसे जैसे अब सर्दियां खत्म हो रही, हीट वेव का अनुभव शुरू हो जाएगा। मुश्किल से और 15-20 दिन या महीना भर, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी एंड के बाद ऐसी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ने लग जाएगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एंड प्राइमरी रीज़न है। दिस इज द प्राइमरी रीज़न ऑफ द स्कूल डिस्क्रिप्शन, बिकॉज हीट वेव कम से कम 171 मिलियन बच्चे इससे प्रभावित हुए। ये कम से कम की बात हो रही है कि मिनिमम 171 मिलियन चिल्ड्रंस और बच्चे जो है इस हीट वेव के कारण प्रभावित हुए। अकेले अप्रैल की अगर बात करें, अप्रैल में 118 मिलियन से अधिक छात्र प्रभावित हुए, और इसके बाद मई, जून, जुलाई में भी खतरनाक तरीके के व्यवधान दुनिया भर में आए हैं। ये पूरे गर्म महीनों में जारी रही, जिसका अगर बात करें तो जो भारत में अगर देखें तो मार्च, साधारणतः मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 महीने हैं ये सर्द गर्मी के माने जाते हैं, राइट। फेब थोड़ा आधा, और इधर जून भी अब गर्मियों में ही काउंट होने लग गया है, राइट। आधा जून और उधर फेब। तो ये पूरा का पूरा जो 4 महीने हैं उससे स्कूलों में काफ़ी व्यवधान हुआ है। दक्षिण एशिया, ऑब्वियसली अब ये देखो हम आ गए, दक्षिण एशिया में 127 मिलियन बच्चे या छात्र जो है प्रभावित हुए, जिसमें भारत भी आता है। अकेले भारत में 54 मिलियन, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 5.5 करोड़ के आसपास बच्चे जो है यहाँ प्रभावित हुए, और बांग्लादेश में 35 मिलियन बच्चे जो है इससे प्रभावित हुए हैं। कहने का मतलब है कि हीट वेव के कारण अगर सालाना ये जो 3 महीने या 4 महीने वहाँ अगर हम 5-5 करोड़ बच्चों स्कूल नहीं जा रहे, तो ये बहुत चिंता का विषय है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अगर बात करें तो 50 मिलियन बच्चे यहाँ प्रभावित हुए हैं। देखिए कितना स्कूल का नुकसान हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई का कितने आवर्स बर्बाद हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर बात करें अप्रैल में, जो मैंने बताया आपको 118 मिलियन बच्चे बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, इन राष्ट्र में ज़्यादातर, मतलब भारत, मैंने बताई थी आपको, भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, ये 118 मिलियन में इन देशों के बच्चों की ज़्यादा संख्या है। अब यही देख लो आप भारत के 54 मिला लीजिए, 35 इनके मिला लीजिए, कितना हो गया 89-90 मिलियन, तो यही हो गया, राइट। तो इन देशों का सबसे ज़्यादा संख्या बल इन देशों का ज़्यादा है। अप्रैल में बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस राष्ट्रव्यापी स्कूल व्यवधान के कारण 63 मिलियन बच्चे प्रभावित रहे। मिला लो अब यहाँ, राइट, और 54 हमारे अकेले भारत के मिला लो, राइट। तो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों में गर्म की लहर यानी कि हीट वेव या लू जिसे कहते हैं, उसके कारण स्कूल बंद रहे। और हालांकि इन देशों के, थाईलैंड या मलेशिया, इन देशों के आंकड़े जो है, सटीक आंकड़े, एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि अगर सटीक डेटा या अवेलेबल नहीं होने के कारण हमारे पास ये आंकड़ा और कितना गंभीर और कितना बढ़ सकता था। बहुत ही गंभीर ये स्थिति है। क्लाइमेट, देखिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट को अभी भी हम मिथ समझते हैं, और ये दुनिया का दुर्भाग्य है, ये संपूर्ण विश्व का दुर्भाग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी व्यक्ति जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है, जिसने आते ही पहला ही डिसीजन किया कि, मतलब मैं उनको सनकी इसलिए कह रहा हूँ, उनको सनकी मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका कारण ये है कि वो व्यक्ति ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई समस्या एग्जिस्ट करती है मानता ही नहीं है। ही डज नॉट बिलीव ऑन ग्लोबल वार्मिंग।
इवन ही सेड मेनी टाइम्स एक्चुअली कि ग्लोबल वार्मिंग इज जस्ट अ मीथ, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो इट्स और नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रम्प, द मेनी पीपल्स एक्चुअली बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। ग्लोबल वार्मिंग इट्स अ कॉमन फेनोमेना ऑफ नेचर, इट्स अ साइक्लिक, ये होता है ये ग्लोबल वार्मिंग, बट ये नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग होना, मैं विषय से भटक नहीं रहा हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, नेचुरल घटनाएं होना और मानव निर्मित कारण उन घटनाओं में तेजी लाना, दैट इज द डिफरेंट, यू नो, दिस इज द डिफरेंट एक्चुअली। मानव निर्मित जो प्रदूषण है, मानव निर्मित जितने भी कार्बन उत्सर्जन है, मानव निर्मित जो आधुनिक, जिसे हम औद्योगिक क्रांति से तेजी से जो चीजें हो रही है, उसके कारण जो नेचर में घटनाएं घट रही थी, जैसे बर्फ पिघलना, पानी, समंदर का पानी, ये सब चीजें, वो अब क्या हो गया, उन घटनाओं पे बहुत तेजी से वो बढ़ गया। अगर जहां पहले कुछ होने में 100 साल लग जाते थे, 200 साल लग जाते थे, अब वो स्पैम क्या हो गया, हमारे कारण 10 सालों में होने लग गया। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की सच्चाई है, राइट। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अगर बात करें तो सितंबर में, अकेले सितंबर में 18 मिलियन बच्चों को प्रभावित हुए और ये घटनाएं लगातार बढ़ती रही। अक्टूबर दिसंबर तक जो है ये चक्रवात आते रहे, तूफान आए, बाढ़ आए, उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तूफान, बाढ़, ये सब चीजों में, खासकर मार्च और नवंबर में की ये बात है। दुनिया भर की बात हो रही है, तो आप समझ लेना कि भाई मार्च में इंडिया में कहाँ बारिश होती है, राइट, या नवंबर में कहाँ बारिश होती है, तो ये दुनिया भर की बात हो रही है। अल नीनो, इससे भी होता है, सूखे वगैरह के कारण भी बच्चों की शिक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे आप महाराष्ट्र वगैरह के जो मराठवाड़ा या विदर्भ वाले रीजन में जाओगे, जहाँ मराठवाड़ा रीजन में खास करके सूखे के कारण बच्चों का आधे से ज्यादा समय तो पानी भरने में ही चला जाता है, वो स्कूल नहीं जा सकते। तो ये चीजें, अल नीनो की स्थिति के कारण भी अक्सर शिक्षा पर लंबा प्रभाव टिका रहता है। दक्षिणी अफ्रीका में, और दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो वहां तो एक सदी से भी ज्यादा जो है खराब सूखे का उसने सामना किया है, बहुत लंबी बात है। 2024 की अगर बात करें तो अल नीनो के प्रभाव के कारण दक्षिण अफ्रीका के देशों में 100 से अधिक वर्षों का सबसे खराब सूखा पड़ा है। 100 वर्षों से अधिक खराब, मतलब सोचिए एक सदी बीत जाए उसके बाद इतना गंदा सूखा अफ्रीका में पड़ा है, राइट। अगर आगे हम देखें इस बात को, जिम्बाब्वे की भी बात, उसने भी जो है 2024 में बहुत लंबा सूखा अनुभव किया है। 1.8 मिलियन बच्चे इस सूखे के कारण, जिम्बाब्वे की, अकेले जिम्बाब्वे की बात है ये, जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाए या स्कूल में व्यवधान आया, डिसरप्शन आया। लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहां पे भी, और कैरेबियन देशों की भी बात करें तो वहां 30 मिलियन से अधिक ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से और स्कूल जाने के कारण। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में तूफान, बाढ़, इन सभी के कारण लगभग 8 मिलियन छात्र जो है उनके भी स्कूली शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हुई। यूनिसेफ की अगर बात करें तो मौसम संबंधी संकटों के प्रति, मतलब ये रिपोर्ट क्या दर्शाती है, ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जो मौसम संबंधी या क्लाइमेटिक रिलेटेड डिसरप्शंस है और उसका जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल इम्पैक्ट बच्चों के जीवन पे हो रहा है, उन सभी चीजों को ये रिपोर्ट अच्छे से दर्शाती है, राइट। रिपोर्ट ये जो है शिक्षा को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से और बचने के लिए जितने भी उपाय पूरी दुनिया को करने चाहिए, वो भी तत्काल रूप से, ये नहीं कि हाँ ठीक है चर्चा करेंगे फिर आएंगे पूरी दुनिया मिले, ये सब नहीं। तत्काल रूप से इन समस्याओं को हल करने के लिए जो जो उपाय किए जा सकते हैं उस पर काम होना चाहिए। बट अब जो कि ये बहुत ही मैंने जैसे भी अभी कहा कि ये दुखद घटना है, ये बहुत ही दुखद निर्णय है, दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अमेरिका का पेरिस समझौते से निकल जाना और ग्लोबल वार्मिंग को मिथ बताना, ये इट इज़ वेरी सैड न्यूज़ फॉर दी होप, you know, those people are working on a climatic problems, so इनके लिए भी और दुनिया भर के लोगों के लिए बड़ी ही धक्का देने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका वन ऑफ द बिगेस्ट पैसा जो है अमाउंट कैरी करता है, वो अपने तरफ से देता है, और वो अमाउंट कम हो जाने से इस तरह के रिसर्च, इस तरह के काम जो है सारे के सारे बाधित होंगे, राइट। यूनिसेफ के जो कार्यकारी निर्देशक है उनका नाम है कैथरीन रसेल। उन्होंने कहा है उनका स्टेटमेंट है, कोट कर रहा हूं मैं, बच्चे मौसम संबंधी संकटों के प्रति जो बच्चे वो अधिक संवेदनशील होते हैं। ऑब्वियसली बच्चों पे सबसे ज्यादा, बच्चे और बूढ़ों पे ही सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ती है, और जिसमें तेज और अधिक बार आने वाली गर्मी की लहरें मानी हीट वेव, तूफान, सूखा, बाढ़, ये आदि, या
हेवी रेन, इन सब के कारण इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों पे ही पड़ता है। तो इसीलिए यूनिसेफ और दुनिया भर की संस्थाएं इसके लिए काफ़ी चिंतित है। दुनिया के लगभग आधे बच्चे माने 1 बिलियन बच्चे जलवायु और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे देशों में वो दुनिया के 1 अरब बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर्यावरण संबंधित जितने भी संकट है उन संकटों से वो देश जूझ रहे हैं, राइट। अगर बात करें भारत की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरणीय जो बदलाव है जैसे हीट वेव, फ्लड, वायु प्रदूषण, भूस्खलन, राइट, चक्रवात, बच्चों के स्वास्थ्य का नुकसान ये पहुंचा रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं, वायु प्रदूषण जिसे कहते हैं, चक्रवात जिसे कहते हैं, इन सभी चीजों से जो है स्कूल की उपस्थिति और सीखने की जो टाइम है उसमें वो बाधा डाल रहा है। यूनिसेफ ने कहा है कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन के तत्वों को राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा में एकीकृत किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने इस पाठ्यक्रम को शामिल भी किया है, राइट। राज्य स्तर की बात करें तो 12 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने व्यापक स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अपनाया है यूनिसेफ का, और इसे लागू करने के लिए वो सरकार के साथ और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के तत्वों को एकीकृत करते हैं और सुरक्षित स्कूल में सीखने के माहौल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो बच्चे हैं उनको परिवर्तन के एजेंट के रूप में सशक्त बनाते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल जब बड़े बनेंगे तो यही पर्यावरण के प्रति जब अभी से संवेदनशील होंगे तो आगे और भी अच्छे से ये काम करेंगे, राइट। अगली न्यूज देख लेते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है ये, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है उन्होंने नई दिल्ली में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI, राइट, FHI, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जिसे कहते हैं, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इस शीर्षक से नीति आयोग इसका महत्वपूर्ण अंग है, इसका उद्घाटन किया है, इस अंक का उद्घाटन किया। ये पहला अंक है, ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, ये पहली रिपोर्ट जो जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, राइट। नीति आयोग ने इसको जारी किया है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। भारत में अब इसका क्या मेन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि भारत के जो राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब, इनकी जो वित्तीय स्वास्थ्य है कैसी, भाई फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फिजिकल उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है, राजकोषीय हेल्थ कैसी है, उसकी समझ को ये विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राजकोषीय स्थिति है किसी भी राज्य की, और देखिए अभी सभी राज्य की राजकोषीय स्थिति की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरह के फ्री योजनाएं सरकार ला रही है, पैसे देने वाली सीधी या इन सब चीजों का प्रभाव सरकारी तिजोरी पर काफी गहरा पड़ रहा है। उपराष्ट्रीय स्तर पर राजकीय स्थिति को देखना है, मेनली उस पर प्रकाश डालना है, राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर, साथ ही साथ टिकाऊ और लचीली आर्थिक वृद्धि को देखना है, उसके नीतिगत सुधारों का मार्गदर्शन करना भी इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। देखिए इसमें मुख्य क्या है, 18 यानी कि 18 जो प्रमुख राज्य शामिल है, भारत के 18 राज्य प्रमुख शामिल है, जिनकी भारत की जीडीपी, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व, समग्र वित्तीय स्थिरता, इसमें अपना योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनाते हैं। मतलब ऐसे 18 राज्य शामिल है जो भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, और इनका बहुत महत्व भी इन राज्यों का, राइट। सार्वजनिक व्यय, कुल सार्वजनिक व्यय की बात है, राजस्व बहुत ज्यादा आता है ऐसे राज्य। अब यहाँ क्या क्या कौन सा सेक्टर जैसे बात करेंगे, वो सेक्टर की भी बात करेंगे। अब इसमें कौन सा ईयर लिया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 को ये रिपोर्ट कवर करती है, ये पूरी रिपोर्ट इनको कवर करती है। भारत की जीडीपी, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व, राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान पर राज्यों का आकलन करता है। ये 2 साल और ये सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे जिनका ये आकलन करता है। ये बात आपको याद रखनी है।
राइट। आप कहोगे सर ये तो दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है, इसमें कुछ और चीज है। भारत की जीडीपी की बात हो रही है और यह बात हो रही है कि कौन से वर्ष का ये पूरा का पूरा बात हो रही है, किसका आकलन करने की ये बात चलती है। ये ऐसे 18 राज्य जो भारत की जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। रिपोर्ट की बात करें तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की गणना के लिए जो नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है यानी कि कैग, इनके द्वारा जो आंकड़े जुटाए जाते हैं, जो रिसर्च किया जाता है, उस पर बेस्ड ये सारी की सारी रिपोर्ट है, यानी कि ये स्रोत है। दिस इज द सोर्स, राइट। सोर्स कौन है? कैग, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, कैग के जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों से ये सारी के सारी रिपोर्ट बनाई गई है। दिस इज द रिपोर्ट, राइट। ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स तभी बनाया गया है। इसमें 9 छोटे छोटे उप सूचकांक, सब इंडेक्सेस भी शामिल है, जिन्होंने अभाव सूचकांक और सुधार सूचकांक में वर्गीकृत किया गया। मतलब ये 9 को 2 में बांटा गया है, जिसका ये कहा जा सकता है कि जो 9 सूचकांक है उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें अभाव, राइट, और जिसमें सुधार की गुंजाइश है। इस तरह से अगर अगला हम देखें कि 5 प्रमुख उप सूचकांकों से है, तो ये 5 प्रमुख उप सूचकांक की अगर बात करें तो जिनमें व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता शामिल है। ये 5 चीजें। मूल्यांकन पैरामीटर क्या है? तो ये व्यय की गुणवत्ता की अगर बात करें तो उसमें दक्षता और विकासात्मक व्यय पर ध्यान दिया गया है। व्यय की गुणवत्ता पर दक्षता मतलब कौन कितना दक्ष है वो, और विकासात्मक व्यय कि भाई डेवलपमेंट पे कितना खर्च हो रहा है, डेवलपमेंट पे कितना खर्च हो रहा है, हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर की ये बात हो रही है, राइट। एक्सपेंडिचर। राजस्व जुटाना में क्या आएगा? जो टैक्स है और जो नॉन टैक्स राजस्व है वो कितनी सृजन कर क्षमता है, कितना उन पर टैक्सेस कितने कलेक्ट हो रहे हैं, और नॉन जो चीजें गैर राजस्व की बात कर रहे हैं कि नॉन कर अमाउंट कितनी यहाँ जमा हो रही है। राजकोषीय विवेक क्या होता है? घाटे का प्रबंधन करने की क्षमता। अगर कोई डेफिसिट में चल रहा है, कोई राजकोषीय घाटे पे चल रहा है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है। और चौथा क्या है? ऋण सूचकांक, मतलब जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, उसके सापेक्ष में ऋण कितना है, यानी कि कर्जा कितना है, कोई राज्य कितने कर्जे में डूबा हुआ है और वो कमा कितना रहा है और उसका खर्चा कितना है, इसका सारा का सारा किस स्तर पे वो राज्य है ये जांचने का काम ऋण सूचकांक करेगा। और स्टेबिलिटी यानी कि जो डेब्ट स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, राजकोषीय तनाव के बिना ऋण स्तर बनाए रखने की क्षमता कि यस, अगर कर्जा तो ले रहा है कोई राज्य, मगर राजकोषीय घाटे को मैनेज करते हुए उस पर बहुत ज्यादा तनाव नहीं पड़ने दे रहा, दबाव नहीं पड़ने दे रहा है, और अपने कर्ज को भी मैनेज कर रहा है और राजकोषीय जो घाटा है उसको भी पाटने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को समृद्ध बनाने पर काम कर रहा है। इस तरह के 5 चीजें आएंगे। रैंक कैसे दिए जाएंगे? रैंक को 4 समूह में बांटा गया है, राज्यों के आधार पर, राज्य के प्रदर्शनों के आधार पर। जो 18 राज्य है, 18 स्टेट्स, राइट, 18 स्टेट्स, इन 18 राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है। अगर बात करें 4 समूह कौन से? राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक, राइट, उसके प्रदर्शन पर 18 राज्यों को अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल स्टेट के इन 4 कैटेगरीज में इनको बांटा गया। अचीवर राज्य की बात करें तो 1 से 5 रैंक है इसमें, तो उसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात आता है। फ्रंट रनर में 6 से 10 है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जहां आता है। परफॉर्मर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वो कौन है? 11 से 14वीं रैंक आती है उन्नाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। और एस्पिरेशनल स्टेट मतलब ऐसे स्टेट जो यहाँ जा सकते हैं, ऐसे स्टेट्स, उनमें केरल आता है, पश्चिम बंगाल आता है, आंध्र प्रदेश आता है और पंजाब आता है, जिनके रैंक के हिसाब से 15 से 18, मतलब ये सारे के सारे रैंक्स हैं और उनके अंक भी है। अगर ओडिशा नंबर 1 पर है तो उसका अंक है 67.8, ये FHI स्कोर के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है ओडिशा। ओडिशा क्यों पहले स्थान पर बना है? क्योंकि उसने कम राजकोषीय घाटा है इसका, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने कर्ज को उन्होंने मैनेज किया है, मैनेजमेंट किया है, और जो पूंजी, जो कैपिटल है, उसका व्यय भी रणनीतिक चीजों पर खर्च किया है, यानी कि विकास पर।
इसके कारण ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैंने पहले ही कहा, पहली स्लाइड्स में आपको बताया कि आपका टोटल अंक जो आएगा, आपका परफॉर्मेंस हर स्तर पर जांचा जाएगा और कौन से स्तर पे किस तरह का प्रदर्शन है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये तो ये फिजिकल डेफिसिट को कम कर रहे हैं, राजकोषीय घाटे को सबसे पहले तो कम कर रहे हैं और डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ये जो छत्तीसगढ़ है, ये राजस्व वृद्धि के साथ इसने दूसरी जो रैंक है या दूसरा अंक जो हासिल किया है, दूसरा स्थान इसका आया हुआ है। गोवा की बात करें तो उच्च कर दक्षता और गैर कर राजस्व सृजन के कारण ये राजस्व जुटाने पर बहुत ही अच्छा काम गोवा ने किया है और तीसरे स्थान पर काबिज है। एस्पिरेशनल स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, मैंने बताया अभी आपको इन राज्य का। ये क्यों है? क्योंकि इनमें ऋण स्थिरता है, कर्जा तो ले रहे हैं मगर स्टेबिलिटी है और राजस्व जुटाने में जितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इनको, उससे भी ये उभरने की काम कर रहे हैं और राजकोषीय सुधारों की आवश्यकता पर इस पर प्रकाश डाला गया कि ये राज्य तो ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी तो है, यहाँ राजकोषीय राजस्व जुटाने में चुनौतियां कर रहे हैं पर ऋण स्थिरता और राजकोषीय घाटे को स्थिर करने के लिए ये राज्य जूझ रहे हैं, पर एस्पिरेशनल स्टेट्स है, राइट। व्यय की गुणवत्ता की बात करें, व्यय की गुणवत्ता की अगर बात करें तो इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों ने जैसे सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है, मतलब हेल्थ एंड बाकी सब चीजें, और जैसे यहीं पे सामाजिक लाडली बहन योजना वगैरह यहीं पर है, तो अपने व्यय का जो बड़ा हिस्सा है उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर आवंटित किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जहां देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय न करना वो इन्वेस्टमेंट होता है, वही लोग जो स्वस्थ रहेंगे वो काम करेंगे। मैंने बताया था ना आपको स्वास्थ्य सूचकांक में एक बार, पंजाब राजस्थान जैसे राज्य जो है वो पूंजीगत व्यय में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछड़ गए हैं। इसके लिए उनको दीर्घकालिक विकास को उनके जो लक्ष्य थे कि 10 सालों में हमें इतने स्कूल बनाने, 15 सालों में हमें इतनी सड़कें बनानी है, 20 सालों में हमें इतने अस्पताल बनाने, वो जो दीर्घकालिक उनके लक्ष्य थे अब उनमें और देरी होगी। पंजाब, अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है, आप राजस्थान से हैं तो वहां आपको इन सेवाओं से फिर विलंब वेट करना पड़ेगा। राजस्व जुटाने में ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़ जो है ये राज्य सबसे आगे, मैंने बताया था, पर वो किसमें आगे? खनन, इंडस्ट्री, औद्योगिक गतिविधियों और गैर कर राजस्व का इन्होंने इसके कारण लाभ उठाया और इन्होंने राजस्व जुटाने में भी पूरे देश में लीड किया है इन 3 राज्यों ने। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो है वो उनके तो अपने खुद के भी कर बहुत कम है, स्वयं कर राजस्व ये जूझ रहे हैं बिहार और बंगाल जैसे राज्य, और केंद्रीय हस्तांतरण पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। सेंट्रल की तरफ से इनको पैसा जाता है, राइट, स्पेशल पैकेजेस जाते हैं, इन्हीं पैकेजेस पर ये राज्य जो है काम कर रहे हैं। ओके, राजकोषीय विवेक क्या होता है? राजकोषीय विवेक, ये कौन से राज्य है? ओडिशा और झारखंड ने कम राजकोषीय घाटा दिखाया है, मैंने बताया आपको अभी पहले, और साथ ही साथ इन्होंने राजकोषीय विवेक को भी बनाए रखा है। ऐसे नहीं कि उलझुल चीजें नहीं शुरू की है, और ज्यादा से ज्यादा विकास को लेकर संसाधनों का बेहतर आवंटन इन्होंने किया है, विकास पर इन्होंने व्यय किया है, खर्च किया है। केरल और आंध्र प्रदेश जैसे जो ये राज्य जो है उनके लगातार राजस्व घाटे राज्य रहे ये, और इनको जो है मेनली राजकोषीय स्थिरता के प्रबंधन में जितनी भी बाधाएं उनका सामना करना पड़ रहा है, और ये इनके सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो राजकोषीय घाटे का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करे। ऋण सूचकांक की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात ने कम ऋण से जीएसडीपी अनुपात बनाया हुआ है और मजबूत ऋण प्रबंधन यहाँ किया गया है। पंजाब और हरियाणा पर तो बहुत कर्ज बढ़ रहा है और उनको उच्च ब्याज भी चुकाने पड़ रहे हैं और वो देने में भी, भुगतान से भी जूझ रहे हैं, लौटाने में भी। ऋण स्थिरता, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने ब्याज भुगतान में जो वृद्धि है उससे अधिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया है। स्थायी ऋण प्रबंधन का भी उन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छे से किया है, और पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में राजकोषीय तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस करी होगी, जितने भी ऐसे राज्य हैं मोस्टली वो राज्य, ओडिशा वगैरह राज्य में इस तरह की कोई योजनाएं नहीं है, मतलब लाडली बहन इस टाइप का, तो यहाँ जो है चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है। महत्व क्या है इसका FHI का? ये राज्य को आईना दिखाने का काम करता है। क्या दिखाने का? आईना, राइट, ये आईना दिखाने का काम कर रहा है कि आपको जो है राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए रोड मैप के रूप में ये
इंडेक्स आपके लिए काम करेगा, ये सूचकांक आपके लिए काम करेगा। ये पारदर्शिता और प्रभावी जो मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेस का, उसको भी बढ़ावा देगा, प्रबंधन करने में अच्छा रहेगा ये। और ये रैंकिंग ही नहीं है, सिर्फ रैंकिंग नहीं कि 1 2 3 4 पर ये राज्य तो खुश हो जाओ, बाकी है तो ये एक आईना दिखाने का काम करता है और सुधार करने के लिए एक टूल की तरह इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये मतलब राज्यों की बात है, ये आपको ये बताता है कि भाई आपकी ये कमियां हैं, आपको कहाँ सुधार करना है। अगर किसी स्टूडेंट को भी अगर हम बताएंगे नहीं कि भाई तू यहाँ गलती कर रहा है, ये करंट अफेयर को अच्छे से नहीं बना रहा है, ये जो बने बनाए नोट्स है उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसमें अगर कुछ अपडेट आए तो उसको जोड़ नहीं रहे हो, तो ये आईना दिखा रहा है कि ये आईना दिखाने का काम जैसे एक शिक्षक का होता है, ये ऐसे ही एक काम जो है ये रिपोर्ट करने वाली है राज्यों को कि आप कहाँ पिछड़ रहे हो और अन्य राज्य कहाँ ग्रो कर रहे हैं, कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ कहाँ हो रही है, और आप जो है माल न्यूट्रिशन क्यों हो जाए, कुपोषित क्यों होते जा रहे हो, ये सब दिखाने का काम ये आईना ये रिपोर्ट कर रही है। ये जो राज्य है उनको राजकोषीय रणनीति को बताएंगे, राष्ट्रीय उद्देश्यों को साथ रखेंगे और उनको लिंक करके काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। राइट, ये सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, ऑफ फेडरलिज्म जो भारत की आत्मा है, राइट, राज्य और केंद्र के बीच में। और भारत का जो सपना है विकसित भारत का, भारत एट 2047, भारत को 100 साल हो जाएंगे आजाद होते हुए, तो ये उसका लक्ष्य पूरा करने में राजकोषीय घाटे को कम कर उसे स्थिर बनाकर आगे ग्रो करना एक समृद्ध राष्ट्र की निशानी माना जाता है। तो ये सारी चीजें थी, ये सूचकांक था। तो आज के क्लास के लिए हम यही रोकेंगे। आपको आई होप ये रिपोर्ट्स दोनों पसंद आई होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लाइमेट से संबंधित थी, एक भारत की अपनी रिपोर्ट थी। आप अपने अपने राज्य के उससे डाटा ले लीजिएगा, आपको काम आएगा। और आप क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लासेस को लाइक और शेयर करिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।